हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होने वाला है गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे गॉस सर जी ने क्या बताया, एक क्लोज सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस रख दिए, तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये इन्होंने बहुत ही इजी वे में बता दिया, आसान तरीका बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। दूसरा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, यानी कि एक सरफेस चार्ज इस टाइप का या कोई लीनियर चार्ज ले लो, तो आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने किया था, जिसके ऊपर एक वीडियो भी है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो हमने किया था। उसमें लंबी कैलकुलेशन यूज होती, इंटीग्रेशन यूज होता था, मैथमेटिक्स यूज होती थी, तो लंबी कैलकुलेशन होती थी। तो इसको इन्होंने आसान तरीके से बता दिया कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का इजी वे बता दिया। लेकिन यहां पर लिमिटेशन है कि हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता है, ये सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर में अप्लाई हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, माई सेल्फ गणेश एंड दिस इज बहुत ही बेहतरीन चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने क्या बताया कि कोई भी अगर हम क्लोज सरफेस ले लें, कोई भी क्लोज सरफेस ले लें किसी भी शेप का, ठीक है, सरफेस लेकिन 3D होना चाहिए। 3D सरफेस मतलब सरफेस के पास वॉल्यूम होना चाहिए। 2D फिगर में क्या होता है, 2D भी क्लोज सरफेस है, 2D भी क्लोज है, लेकिन उसके पास वॉल्यूम नहीं होता, एरिया होता है खाली। 3D मतलब पूरा वॉल्यूम होना चाहिए। उस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्जेस को रख दिया जाए, जैसे Q1। चलो इस चार्जेस की वैल्यू ले लेते हैं, 1 कूलम, -2 कूलम, 3 कूलम। तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, अब ये जो सरफेस है ये इमेजिनरी है, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस जिस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं या फिर जिस पे गॉस लॉ को अप्लाई किया जा रहा है, जिस पे गॉस लॉ को अप्लाई किया जा रहा है वो गॉसियन सरफेस हो गया। तो इन्होंने बताया कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, अंदर के चार्जेस डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर के चार्जेस हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 3 1 4 4 -2 2 2 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट है। तो इन्होंने बहुत ही इजी मेथड बता दिया कि खाली हमें क्या करना है, सरफेस के अंदर के चार्ज लेने हैं और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो स्टेटमेंट भी जरा लिख देते हैं, फ्लक्स थ्रू a closed Gaussian surface is equal to charge enclosed within the surface divided by epsilon naught। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज्ड यानी सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, फ्लक्स आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, इसको जरा ध्यान से समझो। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, इसको ध्यान से ऐसे समझो कि मान लो अंदर मैंने चार्ज ले लिया Q1 Q2 Q3, बाहर ले लेते हैं Q4 और Q5। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि फ्लक्स कितना है तो आसानी से हम बता देंगे अंदर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ अंदर के चार्ज को ही लिया फ्लक्स के लिए। तो फ्लक्स के लिए क्या होता है, अंदर के चार्ज ही कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर के चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं। चार्ज अगर सरफेस पे रखा होता तो सरफेस वाला चार्ज फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, सरफेस वाला चार्ज हो या चार्ज बाहर हो, बाहर वाला चार्ज भी फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सरफेस वाला चार्ज भी फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होने चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर चार्ज होने चाहिए, ना सरफेस पे ना बाहर, ठीक है। बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं, अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा, और सरफेस वाले चार्ज की वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो देखो, तो यहां पे हमें लिखना क्या है कि अगर पूछा जाए कि फ्लक्स के लिए कौन कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे Q1
comma Q2 and Q3 contributes for electric flux through the surface. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन से चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये जितने भी चार्ज यहां पर प्रेजेंट हैं, जितने भी चार्ज, अच्छा इस चार्ज को नाम सेम दे दिया हमने, Q6 ले लेते हैं। तो यहां पे जो भी चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 contributes for इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सभी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली अलग अलग सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड निकालो और सबको वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है उस पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे, तो जितने भी चार्जेस हैं सभी चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर देंगे, और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी सभी चार्जेस की वजह से फील्ड निकालो और वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर दो, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। पहले भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो इतना समझो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि एक स्फीयर ले लिया जाए और स्फीयर के अंदर एक चार्ज Q रख दिया जाए। ठीक है भाई, एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर के अंदर चार्ज Q रख दिया, तो हमें बताना है कि इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। स्फीयर का रेडियस है R, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला फ्लक्स का, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो सबने बता दिया कि हमारा फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं। सवाल में कहा गया है कि अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा दूं, ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? अब जो नया फ्लक्स है वो कितना आएगा? ठीक है भाई, रेडियस को हमने बढ़ा दिया, अब नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? तो ध्यान से समझो कि अगर मैं इस कोई भी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलती हैं एक स्फीयर में, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं चार्ज में, वो भी एक स्फीयर ही बनाती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बना के दिखाई जाए इस तरीके से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये यार थोड़ा ड्राइंग अपनी कमजोर है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना के दिखा दी एक स्फीयर से। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, छोटे वाले स्फीयर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो थोड़ी बहुत बना के दिखाई है, फील्ड लाइंस तो बहुत सारी होती हैं, तो छोटे वाले स्फीयर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़े वाले स्फीयर से भी निकल रही हैं? सेम ही निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़े वाले स्फीयर से भी सेम निकल रही हैं। ठीक है, तो छोटे वाले पे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है सेम उतना ही बड़े वाले पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर छोटे वाले स्फीयर का रेडियस बड़ा कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कहा है रेडियस को कम कर देंगे, कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी पास हो रही है। ठीक है, रेडियस को कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पास हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा फिगर ही चेंज कर देते हैं, फिगर चेंज कर देते हैं मतलब स्फीयर ना लेके यहां पे क्यूब ले लेते हैं, तो उस क्यूब के अंदर भी यही चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सेम ऐसे ही निकलेगी। यहां पर अगर क्यूब बना दिया जाए तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही तरीके से निकल रही है ना भाई, चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी चारों तरफ। तो इस क्यूब से भी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा? सेम यही Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहां पे कोई भी फिगर ले लो जिसके अंदर ये Q चार्ज होना चाहिए, फिगर के अंदर होना चाहिए। एक हेमिस्फीयर ले लो, चाहे तो तुम यहां पे एक क्यूबॉइड ले लो या फिर सिलेंडर ले लो, कोई भी फिगर यहां पे लाके रख दो तो फ्लक्स इतना ही पास होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि चलो फिगर तो हम चेंज नहीं कर रहे, चार्ज को ही मूव करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चार्ज को ही मूव करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये चार्ज रखा हुआ है अंदर, इस चार्ज को यहां पे लेके चले जाते हैं। तो चार्ज को अगर मूव करवाएंगे
तब भी फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज को मूव करवाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अभी सरफेस के अंदर ही है, और सरफेस के अंदर रहेगा तो फ्लक्स सेम आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फर्क कब पड़ेगा? जब चार्ज सरफेस के बाहर चला जाए या सरफेस के ऊपर आ जाए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तब कोई फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में क्या रखा है? अगले क्वेश्चन में मान लो क्या रखा है कि ये चार्ज तो चलो यहीं रहने देते हैं, बाहर से एक चार्ज ले आते हैं सरफेस के काफी क्लोज, तो क्या फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो एक ही चार्ज है ना, बाहर वाला चार्ज अंदर तो नहीं आया, बाहर वाला चार्ज तो बाहर ही है, तो फ्लक्स पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी सेम ही फ्लक्स है। फ्लक्स पे फर्क कब पड़ेगा? जब ये चार्ज को हम लेके अंदर चले जाएं। चार्ज अगर अंदर आ गया तो अब फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q प्लस Q 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर जो टोटल चार्ज है वो अब चेंज हो गया, टोटल चार्ज हो गया 2Q, तो 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा अब नया फ्लक्स। ठीक है, तो चार्ज को अंदर ले जाने से फर्क पड़ता है, बाहर चाहे तुम कितना ही चार्ज ले आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज से फर्क पड़ेगा, एक और चीज से क्या, कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस था, इस गॉसियन सरफेस को पूरे को अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया जाए, ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है, इस पूरे गॉसियन सरफेस को किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, अब फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा। फ्लक्स हमारा हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, K टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे सरफेस पे अगर हमने इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो हमारा जो फ्लक्स है वो K टाइम्स कम हो जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस ये और एक बड़ा सरफेस ले लिया, सरफेस 1 ये सरफेस 2 ले लेते हैं। चलो, अंदर एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पहले सरफेस से फ्लक्स बताओ फिर दूसरे सरफेस से फ्लक्स बताओ। पहले सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो बड़ा वाला सरफेस है उसके अंदर दोनों चार्ज आ गए, Q1 भी आ रहा है और Q2 भी आ रहा है, तो दोनों चार्ज आ रहे हैं, तो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। और अगर कहा जाए इसी में कि छोटे वाले के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, छोटे वाले में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अब बताओ फ्लक्स क्या होगा? तो भाई फ्लक्स क्या होगा? छोटे वाले का फ्लक्स हो जाएगा कितना? Q1 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और बड़े वाले का फ्लक्स हो जाएगा Q1 बाय K एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बड़े वाले का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, Q1 बाय K एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बड़े वाले का फ्लक्स हो जाएगा। चलो, ये नोट कर लिया तो इसको हटा देते हैं, बाकी पॉज करके भी नोट कर सकते हो, तो पॉज करके नोट कर लेना सब। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में कर ही लिया था। गॉस लॉ भी हमने समझ लिया है, गॉस लॉ पे छोटे मोटे आरामदायक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बच्चे सवाल वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मतलब है तो ये भी आसानी, पर थोड़े से डिफरेंट है। हमने पढ़ा कि भाई गॉस थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब फिगर क्लोज हो, चारों तरफ से बंद हो। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक हेमिस्फीयर है और इस तरीके से यहां पे Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर ले लिया और यहां पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इस Q चार्ज की वजह से हेमिस्फीयर पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो Q चार्ज की वजह से हेमिस्फीयर पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अभी ये जो फिगर है वो क्लोज नहीं है चारों तरफ से, ऊपर से अगर कोई देखेगा तो उसको Q चार्ज दिखाई देगा। Q चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, हमें दिखना ही नहीं चाहिए। बाहर से हम देखें Q चार्ज दिखाई ना दे, सरफेस बंद, Q चार्ज अंदर पैक। तो अभी हमें ऊपर से Q चार्ज दिख रहा है, तो सेम ऐसा हेमिस्फीयर अगर ऊपर से रख दिया जाए, है ना भाई, सेम ऐसा ही एक नीचे से जो कटोरा है वैसा ही कटोरा ऊपर से रख देंगे तो Q चार्ज गायब हो जाएगा, फिर Q चार्ज हमें नहीं दिखेगा। तो इस पूरे हेमिस्फीयर की वजह से फ्लक्स कितना आएगा? पूरे हेमिस्फीयर की वजह से तो फ्लक्स आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स होता है। तो आधे की वजह से कितना हो जाएगा?
आधे की वजह से हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे स्फीयर की वजह से फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो आधे की वजह से Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी में ही कई टाइप के सवाल हो जाते हैं, जैसे अगर एक सिलेंडर के यहाँ पे चार्ज दे दिया जाए या फिर एक क्यूब के फेस सेंटर पे चार्ज दे दिया जाए, क्यूब के फेस सेंटर पे चार्ज दे दिया जाए, तब भी सेम ही है। ऊपर से एक सिलेंडर रखेंगे तो दो सिलेंडर चार्ज को गायब कर दे रहे हैं, तो फ्लक्स Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर भी सेम, ऊपर एक और क्यूब रख देंगे तो चार्ज गायब हो जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो थोड़े से अलग पे आ जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चार्ज को देखो कहां रखेंगे हम। चार्ज को रखते हैं इस तरीके से, एक क्यूब बनाते हैं पहले तो, खूबसूरत सा एकदम डिसेंट टाइप का क्यूब बनाएंगे हम। सारी साइड इक्वल कर देंगे, ये सारी साइड क्यूब की इक्वल कर दी। एज के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू का। ठीक है, स्मॉल क्यू का चार्ज हमने एज सेंटर पे रख दिया है, एज के सेंटर पे। अब इस चार्ज को चारों तरफ से हमें ढकना है, चार्ज कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे ये है, ये हमारा क्यूब समझ लो, यहाँ पे एज पे चार्ज रख दिया है, इसको हमें चारों तरफ से ढकना है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी ये चार्ज तुम आगे से देख रहे हो तो अभी ये चार्ज दिखाई दे रहा है, ऊपर से देख रहे हो ऊपर से भी दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल में एक क्यूब रखना पड़ेगा और दो क्यूब ऊपर से रखने पड़ेंगे। एक क्यूब बगल में रखेंगे तो अगल बगल से दिखना बंद, ऊपर से रख दिए अब तो हर जगह से दिखना बंद। जैसे यहाँ समझाते हैं फिगर में, एक और खूबसूरत सा हम क्यूब बनाएंगे यहाँ पे समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एक और बेहतरीन डिजाइनदार क्यूब यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस चार्ज को ऊपर से कोई देख नहीं सकता, ऊपर क्यूब है, नीचे से कोई देख नहीं सकता, नीचे से क्यूब है, बगल बगल से तो दिखेगा ही नहीं, अगल बगल से तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये चार्ज बीच में रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से नहीं दिखेगा, नीचे से नहीं दिखेगा, तो दो क्यूब ने पीछे वाला हिस्सा ढक दिया। सेम ऐसे ही दो क्यूब अगर आगे भी रख दोगे तो चार क्यूब से पूरा का पूरा चार्ज ढक जाएगा। दो क्यूब से तो पीछे का हिस्सा ढक चुका है, अब दो क्यूब हमने आगे भी रख दिए तो ये पूरा चार्ज ढक जाएगा। अब ना कोई पीछे से देख पाएगा, ना ऊपर से देख पाएगा, ना लेफ्ट और राइट से देख पाएगा। ठीक है, तो चार क्यूब मिलकर इस चार्ज को ढक रहे हैं, तो किसी एक क्यूब से Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। ये फ्लक्स पास होगा किसी एक क्यूब से। चार क्यूब से ये चार्ज गायब हो गया, तो चार क्यूब से क्या हो रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक क्यूब से हो जाएगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार चार्ज को हम रख देंगे कॉर्नर पे, इस बार चार्ज को हम कॉर्नर पे रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से ये क्यूब लिया, एक बेहतरीन डिजाइनदार क्यूब, और चार्ज इस बार रख दिया इधर कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे चार्ज रख दिया। अब हमें देखना है कि भाई इस चार्ज को गायब कैसे करें कि हमें कहीं से चार्ज दिखाई ना दे। तो ये आगे वाले कॉर्नर पे रखा है, तो चार्ज को गायब कैसे करें, गायब कैसे करें। गायब करने के लिए एक बगल में क्यूब रखते हैं पहले तो पहले तो बगल में एक क्यूब रखते हैं, सेम ऐसा ही। ठीक, एक बगल में क्यूब रखते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने इसके बगल में एक क्यूब रखा। अब अगल बगल से तो चार्ज दिखना बंद हो गया, उस तरफ से चार्ज दिख रहा था, उस तरफ से चार्ज दिखना बंद हो गया है। अब दो क्यूब रखते हैं ऊपर से, ताकि कोई ऊपर से भी ना देख पाए, क्योंकि अभी ऊपर से देखने पर चार्ज दिख रहा है। दो क्यूब ऊपर से रखेंगे ताकि ऊपर से भी चार्ज ना दिख पाए। तो ये बढ़िया सी फिगर जिसमें ये चार्ज हमारा लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे से गायब हो चुका है। ठीक है, ऊपर से कोई देखेगा चार्ज नहीं दिखेगा, नीचे से कोई देखेगा चार्ज नहीं दिखेगा, इधर से भी नहीं दिखेगा, इधर से भी नहीं दिखेगा। तो ये चार्ज चार क्यूब से पीछे वाला हिस्सा ढक चुका है, पीछे वाला, क्योंकि आगे सामने जहां से तुम देख रहे हो वहां से तो चार्ज अभी भी दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ज आगे वाले कॉर्नर पे है। तो सेम ऐसे ही 4 क्यूब्स, जैसे ये 1 2 3 4 क्यूब से पीछे से कोई भी देखेगा तो चार्ज नहीं दिखेगा। ऐसे ही 4 क्यूब आगे से रख देंगे तो पूरा चार्ज गायब हो जाएगा। अब चार्ज कहीं से भी नहीं दिखेगा। 4 क्यूब आगे रख दिए, अब ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं बाएं, कहीं से भी एक हमें चार्ज नहीं दिखाई देगा। तो 8 क्यूब मिलकर इस चार्ज को गायब कर पा रहे हैं। तो इस 8 क्यूब की वजह से तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और किसी एक क्यूब की वजह से होगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये फ्लक्स आ रहा है थ्रू वन क्यूब, किसी एक क्यूब की वजह से फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्स किसी एक क्यूब की वजह से आ रहा है। अब इसी में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि हमें वन क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन अगर किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ओनली वन फेस। अब अभी तो किसी एक क्यूब से निकाल रहे थे, पूरे क्यूब से, अब क्यूब के किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जैसे ये सेकंड वाला क्यूब है, इसके आगे जो क्यूब रखा जाएगा वो क्यूब मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। सेकंड वाले क्यूब के आगे जो क्यूब रखा जाएगा, देखो इस तरीके से एक क्यूब ले लेते हैं जो सेकंड वाले क्यूब के आगे रखा जाएगा, और यहां पे इस क्यूब को ऐसे आगे फिट करना है। ये चार्ज यहां पर है, इसके यहां पर होगा, इस वाले क्यूब के आगे है, इस वाले क्यूब के पीछे होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि इसका कितना सरफेस, इसके पास 6 सरफेस हैं, 6 में से क्या 6 के 6 सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर 6 के 6 सरफेस से फ्लक्स पास होता तो किसी एक सरफेस से कितना आ जाता, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 आ जाता है भाई। अगर 6 के 6 सरफेस, क्योंकि क्यूब के पास 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस से फ्लक्स पास हो रहा होता तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट और नीचे 6 से डिवाइड कर देते तो एक फेस से फ्लक्स आ जाता, एक सरफेस से फ्लक्स आ जाता। लेकिन यहां पर समझो, किसी हर सरफेस से फ्लक्स यहां पे पास नहीं हो रहा है। क्यों पास नहीं हो रहा है? जब इसको मैं आगे ले जाके फिट करूंगा तो ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी एक क्यूब रखा होगा, जैसे ये वाला क्यूब इधर है, इसके ऊपर भी एक क्यूब रखा होगा, तो ये ऊपर वाला सरफेस तो छुप गया है ना, ये ऊपर वाला सरफेस तो छुप गया। इसके बगल में एक क्यूब रखा हुआ है, बगल में क्यूब रखा हुआ है, तो ये साइड वाला सरफेस भी छुप गया, और इसके पीछे भी क्यूब रखा हुआ है, ये सेकंड वाला क्यूब ये वाले क्यूब के पीछे, तो ये पीछे वाला सरफेस भी छुप गया। तो 3 सरफेस तो यहां पे छुप गए, 3 सरफेस तो यहां पे छुप गए। अब क्या बचे, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और आगे वाला सरफेस। 3 सरफेस यहां पे ओपन है, खुले हुए हैं, 3 सरफेस छुप चुके हैं और 3 सरफेस खुले हुए हैं। तो जो 3 सरफेस खुले हुए हैं उनसे फ्लक्स पास होगा, बाकी के 3 सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जो बचे हुए 3 सरफेस से फ्लक्स पास होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1/3, और आंसर क्या आएगा, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू ईच फेस, एक फेस से फ्लक्स इतना होगा, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो फटाफट से इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। एक प्लेन फिगर मैं ले लेता हूं, यानी एक स्क्वायर ले लेते हैं जो कि इस बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है, बोर्ड के प्लेन पे, और यहां पे एक चार्ज, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूं चारों तरफ निकलती हैं, एक स्फीयर बनाती हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फीयर बनाती हैं। तो इस स्फीयर को बीच में से काटा जाए तो आगे एक हेमिस्फीयर, पीछे एक हेमिस्फीयर बनता है। उसको यहाँ पे लाके जोड़ दो, एक आगे हेमिस्फीयर एक पीछे हेमिस्फीयर, क्योंकि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चारों तरफ बन रही होगी। एक तो प्लेन पर बन रही होगी, ये जो प्लेन फिगर है इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा देते हैं इस तरीके से। ये जो प्लेन फिगर है इस पे बन रही होगी, आगे वाले हेमिस्फीयर पे बन रही होगी और पीछे वाले हेमिस्फीयर पे। अब इस चार्ज से आगे वाले हेमिस्फीयर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही होगी वो कभी भी इस स्क्वायर को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि वो सारी की सारी आगे की तरफ निकल रही है। स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेमिस्फीयर से तो पास हो रही है पर इस स्क्वायर को क्रॉस नहीं कर रही है। सेम ऐसे ही पीछे वाली लाइंस भी स्क्वायर को क्रॉस नहीं कर रही है। तो स्क्वायर को क्रॉस तो कोई भी लाइन नहीं कर रही है, लेकिन स्क्वायर के ऊपर थोड़ी बहुत लाइंस हैं, ये लाइंस स्क्वायर के ऊपर है। तो इन लाइंस की वजह से जो फ्लक्स आएगा थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर पे जो फ्लक्स आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया cos 90 विच इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, एंगल बना 90, cos 90 0, तो फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर इज 0। तो सेम इसी के जैसे ये 3 सरफेस बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला सरफेस तो सेम ऐसा ही है, पीछे वाले सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया से 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो पीछे वाले सरफेस से फ्लक्स 0। सेम ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस को देखा जाए तो ऊपर वाले सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर होगी, सरफेस के ऊपर होगी, इस स्क्वायर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही होगी। तो सरफेस के ऊपर एंगल 90 फ्लक्स 0, सेम ऐसे ही सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 फ्लक्स 0। तो इन 3 सरफेसेस से तो फ्लक्स नहीं आएगा, बाकी 3 सरफेसेस से फ्लक्स आएगा, तो बाकी 3 सरफेस से आ रहा है। तो एक क्यूब का फ्लक्स इतना था, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट,
और 3 सरफेसेस से आ रहा है तो किसी एक सरफेस का 1/3, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस ऑफ द क्यूब। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। यहां पे हम एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड ले लेते हैं L। स्क्वायर के सेंटर से L/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से L/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है और हमें बताना है कि इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो अगेन इस स्क्वायर को हमें एक क्लोज फिगर बनाना है। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, साइड में 2 स्क्वायर और खड़े कर देंगे, आगे पीछे 2 स्क्वायर खड़े कर देंगे, एक स्क्वायर ऊपर से। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 2 2 4, ऊपर 5 और एक जो पहले से प्रेजेंट है 6, टोटल 6 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो क्यूब के अंदर चार्ज है, क्यूब के अंदर चार्ज है, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना आएगा, पूरे क्यूब से फ्लक्स आएगा Q/ε0। और स्क्वायर के किसी एक सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, Q/6ε0। एक सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा Q/6ε0, क्योंकि 6 सरफेस मिलकर क्यूब बना रहे हैं और इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स Q/ε0, एक से Q/6ε0। तो ये होता है इसमें। तो अब हमें गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने बताया था कि सिमेट्री में जानना जरूरी है, तो उस सिमेट्री के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मान लो किसी भी एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को किस तरीके से बनाना है वो समझते हैं। ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को तो पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंपल, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था E.dA होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, यहां पर जो हम सरफेस बनाएंगे इमेजिनरी सरफेस, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल या तो 90 बने या तो 0 बने। इस केस में जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से दूर निकलती है और एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 है। तो पहला काम गॉसियन सरफेस लेना, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक है, पहली बात, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। such that angle between E and DA at all points in this surface is either 0 और 90। या तो एंगल 0 होना चाहिए या 90 होना चाहिए। और दूसरी बात, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, निकालना आसान होगा। ठीक है, तो एट ऑल पॉइंट्स इन गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ E इज सेम। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसी को मैं आगे लिख के दिखाता हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल तो हमें पता चल गया। एंगल अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स तो सीधा 0, एंगल अगर 90 डिग्री है तो सीधा फ्लक्स 0। पर एंगल अगर 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया cos 0 इंटीग्रेशन यहां पे Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dA, यहां पे Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल एरिया।
इंटीग्रेशन डीए मतलब टोटल एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, क्यू इनक्लोज नीचे एप्सिलॉन नॉट और नीचे इंटीग्रेट करना है टोटल एरिया। तो इस केस में देखो यहां पे जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, जो यहां पे हमने लिया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने यहां पे स्फेरिकल ले रखा है। स्फेरिकल क्योंकि स्फेयर में क्या होगा, स्फेयर में जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। सभी पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल जीरो बन रहा है हर पॉइंट पे। यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर, एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल जीरो बन रहा है, तो इस तरीके से ये लिख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टोटल चार्ज अंदर एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन डीए मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया स्फीयर का जो इमेजिनरी हमने स्फीयर ले रखा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल एरिया, स्मॉल आर ले लेते हैं, टोटल एरिया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये आ गई, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस थ्योरम से कैलकुलेट कर लिया है। अब यहां पर अगर कहा जाए कि कोई टेस्ट चार्ज को रख दिया, मान लो यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ, कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे के होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फोर्स निकाल दिया किसी भी टेस्ट चार्ज पे, और इसी को क्या बोल देते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछ लेता है, प्रूफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। कूलम्स लॉ को हमने प्रूफ कर दिया, कूलम्स लॉ है बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये हमने सरफेस के बारे में बता दिया कि हमें जो इमेजिनरी सरफेस लेना है किस तरीके से लेना है, ताकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल या तो 0 बने या 90 बने। सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, नोट करें उसको जल्दी। फिर एक लास्ट टॉपिक और बताते हैं इसमें। लास्ट टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि इस बार हमें गॉस लॉ को प्रूफ करना है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। वैसे तो गॉस लॉ का प्रूफ होता नहीं है, तो गॉस लॉ को हमें प्रूफ करना है, प्रूफ गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक स्फीयर ले लिया, सेंटर पे चार्ज, स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर, यहां पे एक छोटू सा एरिया लेंगे डीएस। ठीक है, छोटू सा एरिया ले लिया, इस डीएस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस डीएस पे, तो डीएस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, फॉर्मूला है के यानी कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस छोटे से डीएस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, यानी एरिया को डीएस ले लेते हैं, ई डी एस कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ऊपर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। तो हमने गॉस लॉ प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।